जिनकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, जो सद्बुद्धि से युक्त हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने काम बने या ना बने दूसरों को अच्छी सलाह दे करके उनके काम करा देंगे, सबके लिए गुरु समान, माता समान और पिता समान। और क्योंकि सबके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं और ये कलयुग है, तो कलयुग में ऐसी उम्मीद करना कि जिनके लिए हम करेंगे वो भी करेंगे हमारे लिए, ऐसा गलत है। तो ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम दुख के भागी रहते हैं, हालांकि फिर भी लोगों को क्षमा करते हैं। ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले 3 खुशखबरियाँ आपके लिए। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि शुक्र राशि परिवर्तन करके गुरुदेव के साथ आपके फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में बैठे हैं। देखिए, जब कोई भी 2 मजबूत ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के घर जाके बैठते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि 2 महाबलियों ने एक दूसरे के घर जाने का डिसीजन किया है। और जब वो एक दूसरे के घर में जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के घर को ज़्यादा सुसज्जित, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा उत्थान युक्त करेंगे। उसे उठाएंगे, उसको डेकोरेट करेंगे, उसके जितने भी फल आपको मिलने हैं उसमें वृद्धि करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि शनिदेव जो वक्री थे बहुत लंबे समय से, वो 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जैसा उसका मूल स्वभाव होता है उस स्वभाव में तेजी आ जाती है। शनि एक क्रूर ग्रह है, तो जब वो वक्री हुए थे तो उनके क्रूरत्व में तेजी आई थी। अब जब वो मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो उनका जो नेचुरल स्वभाव है, बहुत सॉफ्ट तो नहीं होगा लेकिन जितना है, यानी कि वक्री होते समय जितना क्रूरता बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी, शनि अपने मूल स्वभाव पर आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए वो पुरानी यादें, पुराने स्थान, पुराना घर, पुरानी जगहों पर लेकर के जाता है कि भाई तुमने ये गलतियां की थी, मैंने तुम्हें मारा, पीटा, ठोका, समझाया, सुनाया, सब कुछ कर लिया। अब ये सब करने के बाद कम से कम सुधर जाओ और उन गलतियों को सुधार लो, ताकि जब मैं तुम्हारी आंसर शीट चेक करने बैठूं तो मार्क्स काट ना लूँ, पूरे मार्क्स दूँ। तो जब वहाँ आप रिपेयरिंग कर लेते हैं किसी भी ग्रह के वक्री होने के समय, तो क्या होता है कि जब वो वक्री से मार्गी होता है तो जो आपने उस समय रिपेयरिंग वर्क किया है उसका फल मार्गी होने पर मिलता है। तो जब 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो इस लंबे समय में आपने जो कष्ट सहा, जो रिपेयरिंग की, जहाँ जहाँ जो गलतियाँ थी उनको सुधारा, उसके फल आपको मिलेंगे। तीसरा, गुरु वक्री हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मूल स्वभाव है किसी भी ग्रह का उसमें तेजी आती है, तो गुरु एक शुभ ग्रह हैं तो उनके शुभत्व में तेजी आएगी। और जब गुरु वक्री होंगे तो अपने शुभ फलों को बढ़ा करके देंगे। ये 3 खुशखबरियाँ हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अच्छा हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप बहुत शिकायतें लिखते हैं मेरे कमेंट्स में कि मैडम आपने ये वीडियो नहीं बनाया, वो वीडियो नहीं बनाया। लगभग सारे बनाती हूँ, कभी देरी हो जाती है समय अभाव के कारण, लेकिन बनाती हूँ, तो वो आप तक पहुँचते नहीं हैं। तो फिर आपको शिकायत का मौका ना मिले तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो बात करें प्रथम भाव के। प्रथम भाव यानी हम खुद, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे, हमारा ऑरा, हम जो हैं, वो प्रथम घर है। अब प्रथम घर में धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति, एक तो बृहस्पति वक्री, ऊपर से शुक्र राशि परिवर्तन करके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अब जो धनु वाले लोग हैं उनका जो बेसिक नेचर है वो बृहस्पति जैसा है। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु, सच्चाई, ईमानदारी, अध्यात्म, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, महानता और गुरुत्व, ये उनके लक्षण हैं। लेकिन शुक्र वो तो एकदम ऑपोजिट, विलास, लग्जरी, सौंदर्य, वैभव, सुख, प्रेम, इन सब चीज़ों के कारक है वो। तो अब क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा, एक ऐसा चेंज जिसे आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे। आप अपने सौंदर्य पर ध्यान देंगे। सौंदर्य से मेरा मतलब दोनों तरह का सौंदर्य है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। आप अपने खान पान का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने फेस का, फिगर का, हेयर का,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे गहने पहनेंगे, खुद को एक बहुत ही सुंदर रूप में प्रेजेंट करेंगे, वन थिंग। सेकेंड थिंग, शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपको कारण बनाएंगे इस बात का कि आप बाकी सबके लिए, अपने परिवार के लिए, और क्योंकि पूर्ण दृष्टि सेवंथ हाउस पर आपके पति या पत्नी, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके घर पर है, तो उनके लिए सुख का कारण बनेंगे, वैभव का कारण बनेंगे, प्रेम का कारण बनेंगे और संतुष्टि का कारण बनेंगे। तो शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो देखिए, फर्स्ट हाउस हमारी हॉरोस्कोप की जान है, वो मूल है पूरी हॉरोस्कोप का। तो ये एक ग्रह ऐसा है जो सारे के सारे 12 ग्रहों को रूल करता है। तो सारे घरों पर, यानी कि बाकी 11 घरों पर भी इसका पूर्ण इम्पैक्ट होगा। जब आप शुक्र से परिपूर्ण होंगे, प्रेम से परिपूर्ण होंगे, सुख और वैभव से परिपूर्ण होंगे, तो बाकियों को भी तो वही देंगे ना। जब आप खुद गुस्से में होते हैं, चिड़े हुए होते हैं, तो आप वही दूसरों को देते हैं। तो ये समय ऐसा होगा जब आप बड़े प्रेम से परिवार को संभालेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को संभालेंगे, और घर में सुख समृद्धि आएगी। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि तीसरे भाव में बैठ करके 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। देखिए जी, जब शनि वक्री हुए थे तो उन्होंने दूसरे घर के और तीसरे घर के दोनों की लेसन्स आपको सिखाए होंगे, तबीयत से मार कूट के। जैसे धन से संबंधित कुछ लेसन्स, कुछ आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया, गलत खर्चा किया है, आपने धन का प्रॉपर संचय नहीं किया है, फालतू वेस्ट किया, या कहाँ जहाँ गलत खर्च किया उसको संभलवाया उन्होंने। दूसरे कुटुंब के साथ जो रिलेशंस बिगड़े हुए थे उनको आपको समझाया कि भैया कड़वा कड़वा बोल के आओगे, क्योंकि बृहस्पति जिसका राशि का स्वामी हो वो तो सच बोलते हैं, सच मतलब कड़वा, है ना। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा, ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल देते हैं, तो रिलेशंस खराब हो जाते हैं ऐसे लोगों के। धनु वालों के रिलेशंस जनरली लोगों से खराब होते हैं क्योंकि वो हद से ज़्यादा सच बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि शनि ने वो लेसन सिखाया कि देखो भाई, ये परिवार है, ये मित्र हैं, जैसे भी है, जो भी है, इन्हीं के साथ रहना है, संभाल लो इन चीज़ों को। उससे रिलेटेड आपको लेसन ज़रूर मिले होंगे, वाणी से रिलेटेड लेसन मिले होंगे, क्योंकि दूसरा घर धन का संचय, कुटुंब, वाणी और खान पान से रिलेटेड भी लेसन मिले होंगे कि देखो उल्टा सीधा खाओगे तो बाद में भोगोगे। साथ ही साथ तीसरे घर के भी फल, जो भी उसके कारक तत्व हैं, जैसे कि छोटे बहन भाई, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, उसमें जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ की थी उन सबको भी सुधारा होगा शनि ने। तो अब क्या होगा, अब जब शनि मार्गी होंगे तो दूसरे घर के और तीसरे घर के दोनों के फलों में शुभत्व आएगा, क्योंकि जितनी गलतियों में सुधार होना था वो तो हो चुका, अब है समय फल का। तो क्या क्या फल मिलेंगे? धन का संचय, क्योंकि शनि जो देते हैं वो 7 पीढ़ी के लिए देते हैं, राहु की तरह नहीं, रात को दिया सुबह ले लिया, और राहु वाला काम नहीं है उनका। दूसरे, वाणी आपकी मधुर होगी। तीसरे, आप अपने खान पान का ख्याल रखेंगे। चौथे, आप अब क्या करेंगे, कुटुंब को संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे, छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करेंगे। दूसरी बात, पराक्रम का घर है तीसरा आपका, कम्युनिकेशन का घर है आपका, तो कम्युनिकेशन बड़ा सोच समझ के अब आप करेंगे, रैश में आके, तेज में आके, गुस्से में आके कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात ये कि छोटी यात्राओं से अब आपको लाभ होगा। अभी तक क्या हो रहा था, आप एफर्ट्स कर रहे थे और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब इन एफर्ट्स के रिजल्ट्स फलीभूत होंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में राहु हैं और यहाँ केतु की 7th दृष्टि है। राहु चौथे घर में, चौथा घर हमारी माता का, भूमि, भवन, वाहन का, असीम इच्छाएं। राहु मतलब अमर्यादित सोच, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। साथ में केतु की 7th दृष्टि भी होती है जो कंट्रोल करती है उसको। केतु कहता है छोड़ो, राहु कहता है पकड़ो। तो जहाँ केतु की 7th दृष्टि होती है वो उसको कंट्रोल करती है, राहु की अमर्यादित इच्छाओं को। तो जब चतुर्थ भाव में राहु होगा तो क्या होगा कि आप बहुत सारा भूमि खरीदना चाहेंगे, भवन खरीदना चाहेंगे, वाहन खरीदना चाहेंगे। अब क्या होगा कि शनि के मार्गी होने के बाद अब जो निर्णय आप लेंगे वो संतुलित निर्णय होंगे। माता से संबंध सुधरेंगे, भूमि, भवन, वाहन का आप क्रय करेंगे, खरीदेंगे, और अपने हृदय स्थान का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु ओवर एग्जर्ट कराता है आपको। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो पंचम का स्वामी जब अष्टम में, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि अष्टम भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। लेकिन अभी मैं उस पर आऊँगी, उसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, क्योंकि हर ग्रह का, जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर ग्रह की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। तो पंचम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में, लेकिन तीसरी दृष्टि जो शनि की पंचम भाव पर थी, अब तक वक्री की थी। शनि की तीसरी दृष्टि को हम क्रूर दृष्टि मानते हैं।
तो जो अभी तक दृष्टि थी वो वक्रत्व वाली दृष्टि थी, लेकिन अब जो दृष्टि होगी वो नॉर्मल दृष्टि होगी। तो पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंगों का घर है। तो उनमें जो गड़बड़ चल रहा था अब वो नॉर्मलाइज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मंगल जब अष्टम में होता है तो अष्टम भाव जो है वो हमारा विरासत का भाव है, वो हमारे ससुराल का भाव है, वो रहस्यों का भाव है, गुप्त धन, हर गुप्त वस्तु का वो भाव है, रिसर्च का भाव है। तो ये पाताल है, ठंडक जहाँ अंधेरा है, रंध्र, छेद, जो सब कुछ नीचे लेके जाता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी कभी अष्टम में मंगल या सूर्य, कोई अग्नि ग्रह आता है तो वो उसको प्रकाशित करता है, अपनी एनर्जी डेफिनेटली लॉस करता है, लेकिन क्योंकि अपनी एनर्जी अष्टम भाव को, पाताल लोक को देता है, तो पाताल को प्रकाशित करता है। तो इन सब चीज़ों के, अष्टम के जितने भी कारकत्व हैं उनमें आपको अभी फायदा होगा, ससुराल से लाभ होगा, आप किसी रिसर्च में हैं उसमें कोई बेनिफिट होगा, विरासत में कोई बेनिफिट होगा। और इनफैक्ट क्योंकि मंगल नीच के नहीं मिल रहा होगा तो आप छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे कि ये चीज़ मेरी है, मुझे दो, मेरा हक है इस पर। बात करें आपके षष्ठ भाव की, तो छठे भाव में गुरु वक्री हैं और राशि परिवर्तन करके बैठे हैं शुक्र के साथ। छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु। अब इस घर में जब गुरु वक्री हो गए हैं तो क्या करेंगे, रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा देंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये घर नौकरी का भाव है, सेवा का भाव है। तो और गुरु किस चीज़ के कारक है, धन के कारक है। तो हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी काम के लिए ट्राई कर रहे हो, अब आपको वो काम मिलेगा, वो नौकरी मिलेगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर केतु की 9th और बुध और सूर्य की 7th दृष्टि है। बुध कारक हैं छठे घर के, कालपुरुष की कुंडली में बुध यहीं बैठते हैं। और सूर्य और केतु, दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ होने से शत्रु हंता योग बनता है, आपके शत्रुओं का दूर दूर तक छुट्टी। लेकिन केतु के यहाँ होने से थोड़ा सा ही कि जो आपको कोई ओल्ड डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, उसको थोड़ा सा संभालिएगा। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो संजीवनी दृष्टि है वो है। देखिए शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। जब भगवान विष्णु ने शुक्र की एक आंख फोड़ दी थी तो उन्होंने कहा प्रभु सबको तो इतनी सारी दृष्टियाँ दी हैं, मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी जो एक दृष्टि है वो अकेली दृष्टि मृत संजीवनी का काम करेगी। मृत संजीवनी का मतलब है जो चीज़ मर गई है उसको वापस जिंदा करना, रिवाइव करना, हीलिंग, घावों पर मरहम। तो पति पत्नी के संबंधों में जो प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो प्रॉब्लम थी, अब उनमें हीलिंग होगी। आप खुद ही हीलर बनेंगे और उन घावों पर मरहम लगाएंगे। वो दोनों तरह से हो सकता है। वो आप देखिए जब किसी हम सर्जरी करके इलाज करते हैं तो कई बार उस अंग को काट के भी हम दोबारा सिलते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप मधुरता से करें या कठोरता से करें, लेकिन हीलिंग होगी उसकी निश्चित। और प्रेम बढ़ेगा अब लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, और बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त उठान आएगा क्योंकि शुक्र धन के कारक है, शुक्र वैभव के कारक, शुक्र लक्ष्मी है। तो घर में लक्ष्मी का आगमन, आपके बिजनेस में लाइफ का लक्ष्मी का आगमन होगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मंगल नीच के हैं और राहु की वहाँ पंचम दृष्टि। तो देखिए राहु का यहाँ होना, राहु जासूस, राहु वो जो हर चीज़ को, सोचिए ना, जो भगवान विष्णु के छल को पहचान गया वो है राहु। और ये घर किसका है, गुप्त रहस्यों का। तो जितने भी बड़े गुप्तचर हैं उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। और राहु के जब यहाँ पंचम दृष्टि होगी तो आपको कोई विशेष प्राप्ति, गुप्त रहस्य, गुप्त धन, रिसर्च में अगर आप हैं, ऑकल्ट में आप हैं, तो गजब बेनिफिट आपको इस समय मिलेगा। और मंगल जैसा कि मैंने कहा इस घर को एनर्जाइज कर रहे हैं। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य नीच के होकर के 16 नवंबर तक के आपके 11वें भाव में बैठे हैं। देखिए सूर्य भले ही नीच के हो, लेकिन सूर्य तो सूर्य हैं, राजा हैं ग्रहों के। और जब इच्छा पूर्ति, देखिए सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ से सारे ग्रहों को डोमिनेट करते हैं। सूर्य जब इच्छा पूर्ति के घर में लाभ भाव में बैठे होंगे तो एक ऐसा कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि जब लाभ का स्वामी भाग्य भाव में या भाग्य का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो ये एक महान राजयोग है। तब ऐसा होता है कि जो आपको लाभ होगा वो भाग्य से होगा। ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते, कई बार हम थोड़ी मेहनत करते हैं और रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस समय क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, हालांकि वो नीच का होकर बैठा है, लेकिन मंगल भी नीच का है और दोनों मिलकर के आपस में नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी, लाभ होगा, हर प्रकार से लाभ होगा। बात करें आपके दशा, अच्छा शनि की यहाँ से पर 7th दृष्टि है
तो वैसे भी शनि आंसर शीट चेक कर चुके, रिजल्ट का टाइम है। तो जो शनि वक्री से मार्गी हुए, जो जो लेसन्स दिए, जो रिपेयरिंग की है, उसका रिजल्ट अब आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में केतु हैं और राहु के 7th और गुरु की 5th दृष्टि। देखिए केतु कहते हैं छोड़ दो, सबसे पहले वो बोलते हैं अपना शीश काट करके भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दो। शीश का अर्थ है अभिमान, अहंकार। देखिए स्वाभिमान और अहंकार के बीच एक बहुत पतली लाइन है, समझिए उसको। तो अगर आपने अहंकार छोड़ दिया, वैसे भी राज्य के भाव में बैठे, दशम भाव राज्य का भाव है, राजा का भाव है, नौकरी का भाव है, बॉस का भाव है, पिता का भाव है, उसमें जब केतु बैठे हैं तो वो कह रहे हैं भाई देखो तुम कितने भी टैलेंटेड हो, रावण का अंत देख लो, अहंकार रावण को ले डूबा जो सर्वज्ञानी था। तो हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अगर अहंकार हमारे पास है तो वो सब बर्बाद है। तो केतु जब आपके दशम भाव में बैठा है, जितने समय के लिए आपको सिखाने के लिए आया कि देखो वर्क प्लेस पर पिता के साथ, गुरु के साथ, अपने से बड़ों के साथ अहंकार छोड़ोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ क्योंकि गुरु की 5th दृष्टि और गुरु भी वक्री हैं, तो कर्म स्थान पर लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, बॉस से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम आपके अगर अटके पड़े तो अब वो बनेंगे। कुछ फाइल्स अटके थी, कुछ प्रोजेक्ट्स अटके थे, तुरंत होंगे, क्योंकि राहु की पूर्ण 7th दृष्टि है। ऐसा कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो राहु 10वें घर में बैठा हो या राहु की पूर्ण दृष्टि हो। देखिए मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना इम्पॉर्टेंट किसी ग्रह का प्लेसमेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दृष्टियाँ हैं। जैसे कि शनि की 3री दृष्टि जहाँ होगी, समझ लीजिए बृहस्पति ने वहाँ आपको खीर परोस के दी, मगर कुत्ता आया और उस खीर में मुंह मार के चला गया, गई खीर आपकी किस काम की? खीर का कटोरा तो अभी भी वहीं रखा है। तो दृष्टियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मिली मिलाई चीज़ को या तो खो देती हैं, या जो चीज़ नहीं मिलने वाली है उसको ज़बरदस्ती आपको दिलवा देती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर राहु की 7th दृष्टि है दशम भाव पर, तो अचानक आपके काम बनेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, या फिर नया जॉब, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कामों में बहुत ज़बरदस्त इस समय उन्नति होगी। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 16 नवंबर तक यहाँ पर सूर्य नीच के और मंगल के 4th दृष्टि। देखिए एक तो अग्नि ग्रह पहले ही वहाँ बैठे, दूसरे अग्नि ग्रह की वहाँ पर दृष्टि है। तो क्या होगा, अग्नि में अग्नि जोड़ेंगे तो अग्नि बढ़ेगी। तो इस समय जो आपका 11वां भाव है वो बहुत एनर्जाइज्ड है, बहुत एनलाइटेंड है, बहुत ऊर्जा है उसमें। तो क्या होगा कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। और इच्छा पूर्ति को मैं बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ। इच्छा पूर्ति कैन भी आपके आध्यात्मिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, सामाजिक इच्छाएं, पारिवारिक इच्छाएं, कुछ भी जो आपको चाहिए वो इस समय आपको राजा दिलवाएगा, बल से, ताकत से। और मंगल सेनापति, राजा के ऊपर सेनापति की दृष्टि, तो राजा की शक्ति और सेनापति का पराक्रम दोनों मिलकर के जब 11वें भाव में बैठे हैं, और उनकी पूर्ण दृष्टि इस समय, सूर्य की पूर्ण दृष्टि इस समय आपके 5म भाव पर होगी, और 5म भाव में सूर्य कारक हैं। तो संतान से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स, कोई काम, प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड कोई काम, विद्या बुद्धि से रिलेटेड कोई काम, एजुकेशन से कोई रिलेटेड कोई बड़े काम इस समय बनेंगे। बात करें 12वें भाव की, तो 12वां भाव इस समय बहुत रिच है, क्योंकि बुध और सूर्य यहाँ पर है। सूर्य 16 नवंबर से आ जाएंगे। शनि की यहाँ 10th दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि, और गुरु की पूर्ण 7th दृष्टि है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए इसमें जो 12वां घर है वो हमारा व्यय का घर है, लेकिन ये हमारे एग्जिट का घर है ना। हर अंत का कोई तो अंत होता है, अंत का भी अंत होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनंत होता है। तो ये वो घर है जहाँ से आत्मा एग्जिट करती है, 12वें घर से आत्मा एग्जिट करती है, और फिर प्रथम घर जब जन्म लेती है तो कहाँ, लग्न में आती है वापस, फिर से नया लग्न बनता है। तो यहाँ पर जिस समय बुध और सूर्य होंगे तो क्या करेंगे, राजा और राजकुमार एक साथ। ये घर व्यय का है, अनाथालय का है, जेल का है, कोर्ट कचहरी का है। तो आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई अगर मसले उलझे हुए तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। विदेश का है ये घर, विदेश से रिलेटेड कोई काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका रुका हो तो बुध डॉक्यूमेंटेशन के कारक है, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं। अब अभी आपको अब्रॉड कोई जॉब चाहिए था, अब्रॉड की किसी कंपनी में जॉब चाहिए था, जो आपके खर्चे होंगे उनको बड़ा मैनेज करेंगे दोनों मिल करके। और सूर्य आत्मा के कारक है और बुध बुद्धि के कारक हैं। तो इस समय आप जो भी कर्म करेंगे वो आपके अंतिम समय के एग्जिट को बहुत आसान कर देंगे। यह है मेरी विवेचना इस महीने के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए। और मंगल नीच के हैं तो
हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ज़रूर कीजिए। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।